हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल जॉयफुल टीचिंग सेंटर पर। इस वीडियो में हम सभी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। पिछले दिनों हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन किया था। उसमें हमने देखा था कि इतिहास को जो है 3 क्रम में बांटा था: प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। तो हमने देखा था कि पहला था प्री और दूसरा था प्रोटो और तीसरा था हिस्टोरिक। तो प्री मतलब जिसका कोई लिखित साक्ष्य ही नहीं है, और प्रोटो मतलब लिखित साक्ष्य तो है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। हिंदी में कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो को, और हिस्टोरिक मतलब ऐतिहासिक काल। तो देखिए, अभी हम लोग जो आज पढ़ेंगे वो आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक काल पढ़ेंगे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह प्रोटो हिस्टोरिक सभ्यता है, यानी आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। इसके लिखित साक्ष्य हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, लेकिन उस साक्ष्य को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कौन कौन सी सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता के अंतर्गत आता है आपको पहला मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है यह दजला फरात नदी है उसके किनारे विकसित हुई थी। दूसरा आता है उसके समकालीन मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता जो है नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? नील नदी के किनारे। और तीसरा आता है चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता जो है वह पीली नदी के किनारे विकसित हुई थी। किस नदी के? पीली नदी, जिसका जो है आधुनिक नाम ह्वांगहो नदी है। ह्वांगहो नदी उसके किनारे विकसित हुई थी। तो अब जो हम देखते हैं आगे के वीडियो में, हम देखते हैं इसका विकास कैसे हुआ, सिंधु नदी घाटी सभ्यता का विकास कैसे हुआ। तो सिंधु नदी घाटी सभ्यता का विकास जो है इसके संदर्भ में 2 बातें हैं। एक, कुछ विद्वान का मत है कि यह सभ्यता जो है विदेशी प्रभाव के चलते विकास हुआ, यानी विदेशी प्रभाव जो आपका मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन इत्यादि की सभ्यता रही है, सुमेरिया, इससे विकास हुआ है। कुछ लोगों का मानना है। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, यह जो है भारत से ही उत्पत्ति हुई है इसकी, यह यहीं पर स्थानीय उत्पत्ति हुई है। तो इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे व्हीलर नामक विद्वान जो हैं, इतिहासकार जो है, वह मानते हैं कि इसका विकास जो है सिंधु घाटी सभ्यता का वह सुमेरिया से हुआ है। क्रेमर मानते हैं कि मेसोपोटामिया से है। इसको याद रखिएगा कि किसने क्या कहा है। तो व्हीलर बोला है कि सुमेरिया से इसका विकास हुआ है, क्रेमर मानते हैं कि मेसोपोटामिया से विकास हुआ है। और जैसे कुछ अन्य विद्वान हैं, जैसे D.H. गार्डेन है, मार्टिमर व्हीलर है, जॉन मार्शल है और D.D. कोसाम्बी है, ये सभी विदेशी उद्भव को मानते हैं। तो कभी कभी अगर मान लीजिए वन लाइनर में पूछ दिया कि कौन कौन विदेशी उद्भव को मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है विदेशी उद्भव मानी जाती है, विदेशी प्रभाव से उत्पन्न हुई थी, तो आप उसमें रख सकते हैं व्हीलर, क्रेमर, जॉन मार्शल, D.D. कोसाम्बी, ये सभी विदेशी उद्भव को मानते हैं। भारत से उत्पत्ति के संदर्भ में जो है B.B. लाल है, यह कहते हैं कि यह वैदिक कार्यों से संबंधित है। बाद में हम लोग देखेंगे कि कैसे वो खंडित करते हैं, खंडित हो जाता है। B.B. लाल कहते हैं कि वैदिक कार्यों से संबंधित है। अमल नंदा घोष कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम के स्वरूप हुआ था। जो हड़प्पा सभ्यता है उसका उद्भव जो है उसके पहले जो है उसी के परिपक्वता से उत्पन्न हुआ था। ठीक है। और रफीक मुगल कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ था। तो ये विकास के क्रम में कुछ विदेशी मत के समर्थक हैं और कुछ भारतीय मत के समर्थक हैं। लेकिन जो विकास का, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास का सर्वमान्य सिद्धांत है वह है क्रमिक विकास का सिद्धांत। क्रमिक विकास का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो सर्वमान्य है। जैसे हम सभी देखते हैं कि इसका विकास कैसे हुआ। क्रमिक विकास का सिद्धांत क्या कहता है कि पहले जो है पशुपालन हुआ होगा, पशुपालन जब हुआ तो उसके बाद क्या हुई कि कृषि हुई। पशुपालन के चारा के लिए कृषि करेंगे या स्वयं खाने के लिए कृषि की हुआ।
या हम वहाँ से प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात करें तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले पशुपालन होता है। उसके बाद क्या करते हैं, मनुष्य जो है थोड़ा कृषि का उत्पादन करने लगते हैं। जब कृषि की अधिकता हो गई, कृषि सरप्लस हो गया, तो क्या करते हैं कि गैर कृषि कार्यों में बढ़ोतरी हो जाती है। जैसे मान लीजिए कृषि बहुत ज़्यादा हो गई, कृषि बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा अनाज उत्पन्न हो गया, तो आप क्या करते हैं, उस अनाज को मार्केट में ले जाके बेच देते हैं। तो अनाज मार्केट में ले जाके आप बेच देते हैं तो वह क्या है, बेचना क्या है, उसके बदले में आप कुछ अन्य चीज़ें खरीद लेते हैं, कुछ उद्योग धंधा करते हैं, कुछ अन्य चीज़ करते हैं। तो उससे क्या होता है, गैर कृषि कार्य उत्पादन में जो है बढ़ोतरी होती है। तो जब जैसे ही गैर कृषि कार्य का उत्पादन हो जाएगा तो क्या होगा कि एक नया वर्ग का उदय होगा, नया वर्ग का उदय होगा। और वह नया वर्ग क्या होगा, व्यापारी वर्ग का उदय होगा। किसका वर्ग का उदय होगा, व्यापारी वर्ग का। और जब व्यापारी वर्ग रहेंगे तो वह एक जगह अपना जुटान बनाएंगे। तो इस एक जगह एकत्रित होने से, जहाँ व्यापारिक वर्ग एकत्रित होंगे, वहाँ पर नगर बनना शुरू हो जाएगा, नगर बनना शुरू हो जाएगा। तो यह जो है, और यही नगर बनने की सभ्यता जो है धीरे धीरे वही सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में परिणत हुई। तो आप सर्वमान्य सिद्धांत में देखेंगे, जिसे आप क्रमिक विकास का सिद्धांत कहते हैं, यह क्या है कि सबसे पहले मानव पशुपालन थे, पशुपालक से आपका कृषि उत्पादन करने लगे, कृषि उत्पादन में कृषि सरप्लस हो गई। जैसे ही कृषि सरप्लस हो जाती है तो गैर कृषि उत्पादन जो है वह उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। फिर गैर कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी ने व्यापारी वर्ग को जन्म देता है, और व्यापारी वर्ग का जन्म जो है नगर बनाना शुरू कर देता है, और नगर बनने के उपरांत जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति मानी जाती है। तो यह हो गया क्रमिक विकास का सिद्धांत। अब जब विकास का सिद्धांत हो गया तो विकास के कुछ चरण भी होंगे, कुछ स्टेप भी होंगे। तो विकास का जो चरण है इसके संदर्भ में है कि एक हड़प्पा, प्राक हड़प्पा यानी हड़प्पा से पहले, दूसरा है विकसित हड़प्पा, और तीसरा है प्रवर्ती हड़प्पा। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को क्यों कहते हैं, तो सबसे पहले इसका जो है नगर जो है हड़प्पा नगर ही खोजा गया था वर्ष 1921 में, इसीलिए दयाराम साहनी द्वारा, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो ये प्राक हड़प्पा सभ्यता जो है इसका काल है 3500 से 2500 BC। विकसित हड़प्पा का काल है 2500 से 1750 BC, और परवर्ती का जो है 1750 से 1200 BC। ठीक है। अब देखिए प्राक हड़प्पा जो है इसमें क्या हुआ था कि इसमें कृषि उत्पाद था, कृषि उत्पाद था, गैर कृषि उत्पाद था, व्यापार मार्गों का विकास हो रहा था, लिपि का विकास, लिपि का भी विकास हो रहा था। और यह लिपि कैसी होती थी, पिक्टोरियल होती थी, पिक्टोग्राफी जिसको कहते हैं, प्रतीक पर आधारित होती थी, पिक्चर पर। ठीक है। और यह लिपि लिखने का क्या आधार था, तो दाएं से बाएं और पुनः बाएं से दाएं। पहले लिखा जाता था, जैसे हम लोग अपने कॉपी पर लिखते हैं तो किधर से लिखते हैं, बाएं से, लेफ्ट से राइट लिखते हैं, तो बाएं से दाएं। लेकिन वही उर्दू जब लिखी जाती है तो कहाँ लिखी जाती है, राइट से लेफ्ट लिखी जाती है। तो इसी तरह यह जो लिपि लिखी जाती थी, यह जो लिपि लिखी जाती थी, यह पहले जो लिखी जाती थी दाएं से बाएं, और फिर लिखी जाती थी बाएं से दाएं। तो इस तरह कि इस लिपि को बोस्ट्रेफेडॉन लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, बोस्ट्रेफेडॉन लिपि। बेसिकली इस लिपि का जो साक्ष्य प्राप्त होता है वह साक्ष्य प्राप्त होता है मुहर पर और आभूषण पर। आभूषण पर जो नक्काशी किया गया है वहाँ पर कुछ लिखा हुआ उससे साक्ष्य मिलता है, और मुहर पर जो सेलखड़ी की बनी होती थी उस पर कुछ साक्ष्य प्राप्त होता है। इस प्राक हड़प्पा में जो है केंद्रीय प्रशासन के लक्षण प्रतीत होते हैं। जानते हैं कैसे, क्योंकि इस काल में जो मोहर मिला है, ईंट मिला है, तो अन्य अन्य जगह पर जो मिले हैं सामग्री, कहीं कहीं मोहर मिला है, कहीं ईंट मिला है, तो उस पर जो है मापतौल के समान मिले हैं, तो उसमें समानता पाई गई है। तो समानता तभी पाया जा सकता है जब एक जगह से वह गवर्न हो। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इस प्राक हड़प्पा में केंद्रीय प्रशासन के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। इसके उदाहरण के अंतर्गत आते हैं कोट दीजी जो कि पाकिस्तान में है, रहमान ढेड़ी यह भी पाकिस्तान में है, कालीबंगा राजस्थान में है, बनावली हरियाणा में है, और राखीगढ़ी हरियाणा में है। तो ये प्राक हड़प्पा हो गया। दूसरा आपका आता है विकसित हड़प्पा। विकसित हड़प्पा के अंतर्गत आपको आता है कि 2500 से 1750 BC। विकसित हड़प्पा के अंतर्गत आता है 2500 से 1750 BC। इसमें क्या हो गया विकसित हड़प्पा में कि
प्राक हड़प्पा में तो अभी कृषि का उत्पाद हो रहा था, कृषि उत्पाद का विकास हो रहा था, गैर कृषि उत्पाद में बढ़ोतरी हो रही थी, व्यापारी वर्ग का जन्म हो रहा था, व्यापारिक मार्गों का विकास हो रहा था प्राक हड़प्पा में। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सारे विकास हो गए। 2500 से 1750 बीसी में सारा विकास हो गया, विकसित नगर बन गए। नगर क्या हो गए, विकसित हो गए। नगर विन्यास हो गया। नगर विन्यास, नगर नियोजन में हम लोग पढ़ेंगे कि नगर की रोडें जो हैं एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नगर का जो अरेंजमेंट था वो चेस के जैसे था, ग्रिड पद्धति उसको कहते थे, ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। तो यह जो है विकसित हड़प्पा में हो गया। इसके तहत जो है आपको हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और धौलावीरा जो है विकसित हड़प्पा के तौर पर देखे जाते हैं। उसके बाद जो है परवर्ती हड़प्पा, परवर्ती हड़प्पा का काल जो है 1750 से लेकर 1200 बीसी। इसमें क्या हुआ कि नगर का पतन आरंभ हो गया। अब नगर का पतन आरंभ हो गया, और जैसे ही नगर का पतन आरंभ होगा तो क्या होगा, अर्थव्यवस्था में कमी होगी, अर्थव्यवस्था में कमी होगी, वहाँ पर मौजूद जो कला है उसमें कमी होगी। तो इसके अंतर्गत जो आता है आपका रंगपुर गुजरात में है, रोजदी गुजरात में है, और भगवानपुर जो है यह हरियाणा में है। तो यह परवर्ती हड़प्पा के तौर पर देखा जाता है। तो हमने विकास का चरण देख लिया कि प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और परवर्ती हड़प्पा। प्राक हड़प्पा में क्या हुआ, कृषि उत्पाद बना, गैर कृषि उत्पाद बना, व्यापार मार्गों का विकास हुआ, लिपि का विकास हुआ, वो लिपि बोस्त्रोफोदन कही जाती थी, केंद्रीय प्रशासन के लक्षण दिखते हैं। और उसके बाद ये सब विकास हो रहा था उसमें। विकसित हड़प्पा में सभी चीज़ विकसित हो चुके हैं, और परवर्ती हड़प्पा में कि यह जो है अब पतन की ओर जा रहा है, अब इसका पतन हो रहा है। तो ये हमने देख लिया। अब देखिए एक चीज़ और है, एक चीज़ है कि सर्वाधिक मान्य काल जो है वह 2500 से 1750 बीसी है। जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्य काल माना जाता है वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। उसके पीछे कारण क्या है कि यह जो है रेडियो डेटिंग पद्धति यानी कार्बन डेटिंग पद्धति जो है उसके आधार पर माना जाता है। किसके आधार पर माना जाता है, और यह पद्धति डीपी अग्रवाल साहब दिए थे। विभिन्न विद्वानों ने कहा है, जैसे जॉन मार्शल कहा है 3250 से लेके 2750, उसके बाद अर्नेस्ट मैके कहा है 2800 से लेके 2500। तो विभिन्न विद्वानों का है, लेकिन डीपी अग्रवाल जो है कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर जो है सर्वमान्य काल जो है मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल रहा है वह 2500 से 1750 बीसी रहा है। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पे। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो आप आकार देखेंगे तो यह आकार आपको दिखेगा त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार दिखेगा। जैसे उत्तर में जो नॉर्थ साइड है, तो नॉर्थ साइड में उत्तर में जो है आपका मांडा जगह पाया जाता है। मांडा जो है वह चिनाब नदी के किनारे है जम्मू कश्मीर में वहाँ। और आपका जब दक्षिण में देखेंगे तो दाइमाबाद, दाइमाबाद पाया जाता है। दाइमाबाद जो है वह कहाँ है, प्रवरा नदी के किनारे महाराष्ट्र में है। कभी कभी आपको मालवन भी दिख जाएगा, यदि दाइमाबाद ऑप्शन में न रहे तो मालवन रहे तो मालवन भी आप मार सकते हैं, ऑप्शन में टिक कर सकते हैं। मालवन गुजरात में पाया जाता है, यह भी दक्षिण का ही है। दोनों यदि रहता है तो आप दाइमाबाद मारेंगे। उसके बाद आप पूरब में देखेंगे तो आपको आलमगीरपुर दिखाई देगा, यह उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी के किनारे है। कहाँ है, हिंडन नदी के किनारे है। और आप पश्चिम में जब देखेंगे तो सुत कांगेडोर दिखाई देगा जो बलूचिस्तान में है, दास्क नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, दास्क नदी के किनारे। लेकिन कभी कभी यदि भारतीय संदर्भ में पश्चिम में पूछ दे तो आप जो है देशलपुर को लगाएंगे। किसको लगाएंगे, देशलपुर को लगाएंगे। देशलपुर गुजरात में है और ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आप इसका आकार क्या देखते हैं, मांडा कहाँ है। थोड़ा यदि मैं मैप को रफ ड्रॉ करने का प्रयास करूं तो यदि मान लीजिए कि कुछ यदि मैं ड्रॉ करने का प्रयास करता हूं इस तरह से, तो मान लीजिए यहाँ यूपी है, यहाँ यूपी है, यहाँ गुजरात वाला देशलपुर हो गया, या बलूचिस्तान अगर है तो यहाँ है, यहाँ जम्मू कश्मीर है,
जम्मू कश्मीर है। तो ये आकृति जब आप ऐसे बनाएंगे तो यह त्रिभुजाकार आकृति बनती है। तो इसी आधार पर जो है आपका कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वह त्रिभुजाकार है। कैसा आकार है? त्रिभुजाकार है। ठीक है। जिसके उत्तर में क्या है? उत्तर में मांडा चिनाब नदी के किनारे है जम्मू कश्मीर में। दक्षिण में क्या है? दाइमाबाद प्रवरा नदी के किनारे महाराष्ट्र में है। उसके बाद आपका पूरब में क्या है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे है। और पश्चिम में क्या है? सुतकांगेडोर बलूचिस्तान दास्क नदी के किनारे है। यदि भारतीय संदर्भ में है तो आप देशलपुर लगा सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला स्लाइड में हम लोग देखते हैं। अगला स्लाइड में इसका विस्तार देखते हैं। इसका विस्तार किन किन देशों में है? यदि भारत में है तो कहाँ है? तो देखिए इसका विस्तार यदि विदेशों में है तो विदेशों में इसका विस्तार जो है भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में देखने को मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का विदेशी विस्तार किस किस देश में है? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। यदि आपके साथ ऑप्शन में अन्य भी देश रहे, नेपाल भी रहे या अन्य देश रहे तो इस पर मत मार दीजिएगा। आप ध्यान रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वह भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। यदि आप भारत में देखेंगे, भारत में किस राज्य में है सबसे अधिक? तो भारत में सर्वाधिक जो है गुजरात में है। भारत में सर्वाधिक कहाँ है? गुजरात में। यदि भारत की स्थिति पूछे कि भारत की किस स्थिति में है तो भारत के उत्तर पश्चिम में है। सर्वाधिक विस्तार किस में है? उत्तर पश्चिम में, जिसमें आपका गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया और जम्मू कश्मीर हो गया। इन राज्यों में भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक विस्तार है और पूरे भारत में सर्वाधिक स्थल जो प्राप्त हुए हैं वह गुजरात से प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता में प्रजातियां जो है वह 4 प्रकार की दिखाई देती हैं, जिसमें आपका भूमध्य सागरीय, ऑस्ट्रेलॉइड, मंगोलॉइड और अल्पाइन। तो देखिए ये जो आप हम लोग पढ़ते हैं ये ह्यूमन ज्योग्राफी, तो ह्यूमन ज्योग्राफी या फिर एंथ्रोपोलॉजी का जो लोग अध्ययन करते होंगे मानव शास्त्र का, उसमें इस मानव के प्रकार को हम लोग पढ़े हैं। तो वो भूमध्य सागरीय, ऑस्ट्रेलॉइड, मंगोलॉइड या अल्पाइन 4 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती थी उस सिंधु घाटी सभ्यता में। तो इन 4 प्रकार के पाए जाने के चलते जो है हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो ही थी वह मिश्रित नस्ल की सभ्यता थी। कैसी थी? मिश्रित नस्ल की सभ्यता थी। तो अब इस सभ्यता के संस्थापक किसको माना जाता है? तो द्रविड़ को या भूमध्य सागरीय को माना जाता है कि इस सभ्यता के जो संस्थापक प्रजाति थे वह द्रविड़ लोग थे या भूमध्य सागरीय थे। द्रविड़ जो कि अनार्य थे, तो यह इस सभ्यता के संस्थापक माना जाता है। अब कुछ चीज़ आपको टू द पॉइंट है, जैसे मेसोपोटामिया का जब आप अभिलेख देखेंगे कि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें 3 शब्द देखने को मिलते हैं। एक शब्द मिलता है दिलमून, दूसरा मिलता है माकन और तीसरा मिलता है मेलूहा। तो दिलमून हो गया बहरीन से, माकन हो गया ओमान से संबंधित और मेलूहा हो गया सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि मेलूहा शब्द किससे संबंधित है? तो मेलूहा सिंधु घाटी से। दिलमून किससे है? तो बहरीन से है। माकन किससे है? तो ओमान से है। तो इस तरह के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगले वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि उसका नगर नियोजन कैसा था, उस काल में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, उस काल की आर्थिक व्यवस्था कैसा था, उस काल का धार्मिक व्यवस्था कैसा था। ये क्रमिक रूप से हम लोग धीरे धीरे वीडियो में आगे जानने का प्रयास करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।